अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग इस वक्त प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 का पहला मुकाबला कल होने जा रहा है और आज इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जल थल होकर रह गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होटल में मौजूद रही, सिर्फ हेड कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पर आए और बारिश के बायस पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन मुतासर भी हुआ। इस वक्त हल्की बारिश हो रही है, बट इस बारिश में भी मैच नहीं हो सकता। तो सेम आज के वेदर वाली सिचुएशन कल भी है। तो कल आपको हमारे चैनल्स को देखना पड़ेगा कि हम बारिश की पेशन गोई आपको साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन मैच बारिश से मुतासर हो सकता है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन ने आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे सवालात के उन्होंने जवाब देकर बहुत सारी डिबेट्स को आज ख़त्म भी किया और बहुत सारे नए सवालात भी हमारे जहन में आए हैं। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ चीदा चीदा अल्फाज आपको बता देता हूं। एक तो उन्होंने इस बात का वाज़े तौर पर अब ऐलान कर दिया है कि बाबर आजम ओपनिंग की स्लॉट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। जो मर्जी हो जाए, बाबर आजम अपने नंबर 4 पे ही खेलेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि बाबर आजम को नमीबिया के खिलाफ जो बैटिंग ना देने का फैसला था उसको बाबर ने भी अप्रिशिएट किया, जैसे आपको पहले हमने बताया था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम जो है वो 12 ओवर के बाद उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। बाकी उन्होंने सलमान मिर्ज़ा की तारीफ करते हुए कहा कि सलमान मिर्ज़ा को हमें पहले 2 गेम खिलाने चाहिए थे। स्पेशली वो रेफरेंस दे रहे थे इंडिया वाले गेम के कि हमें इंडिया वाले गेम में सलमान को अपने स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए था। बाकी उन्होंने नसीम शाह और शाहीन शाह का ये कहा कि पालीकेले में जाके उनको दोबारा मौका दिया जा सकता है। सो एक चीज़ ये भी उन्होंने किसी हद तक बगैर कह दी कि सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ जो हैं वो पाकिस्तान का अगले मैच में पेस अटैक होगा। और जब उनसे ये सवाल हुआ कि प्रेमदासा के अंदर क्या आप इब्रार को चांस देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो हम उसको मौका देंगे। ओवरकास्ट कंडीशन का सवाल हुआ कि क्या इसमें पाकिस्तान प्रेमदासा के अंदर एक और पेसर बढ़ा सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूजली यहाँ प्रेमदासा का रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर स्पिनर बहुत अच्छा खेल पेश करते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 T20 में से 8 जीते हुए हैं, तो हमारा साइम अयूब जो है वो बैटिंग में चाहे नहीं चल रहा तो हमारे लिए कार आमद है। और उन्होंने मार्क चैपमैन की तारीफ की कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और न्यूजीलैंड एक मजबूत साइड है, तो उनके खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान अपने प्लान्स के साथ जाएगा। बट मैंने जो अखज़ किया सरदार साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो अनचेंज स्क्वाड के साथ जाना चाह रहे हैं, आपको ये स्मेल आई है ना? बिल्कुल जी। एक तरह से तो बड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जो डाउट्स थे थोड़े से वो बाबर आजम के नाम पे थे, या फिर ये था कि शाहीन शाह आफरीदी या नसीम शाह को किसी एक को इंक्लूड किया जाए। तो बड़े वाज़ह तौर पे उन्होंने कह दिया कि सलमान मिर्ज़ा पहले 2 मैचों में अनलकी रहे कि हमने उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया। तो इसका मतलब यही है कि सलमान मिर्ज़ा तो कंटिन्यू करेंगे। राना फ़हीम अशरफ पे भी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो मुझे यही लग रहा है कि 90% स्क्वाड जो है वही रहने की चांसेस हैं। हाँ, रैन है, कल बारिश है, उसके मुताबिक अगर कोई प्लान चेंज किया जाता है तो वो यकीन कल विकेट देखने के बाद या कल का वेदर देखने के बाद कोई एक आधी चेंज अगर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर यही लग रहा है कि 90% चांस है कि सेम विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाएगा जो लास्ट मैच में था। फ़खर के हवाले से 2-3 सवालात उनको हुए, मैंने भी सवाल किया। फ़खर के हवाले से वो ये कहते हैं कि हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी, बट उन्होंने बार बार एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए बेस्ट 11 मुंतखब की है। बेस्ट 11, उस बेस्ट 11 में फ़खर नहीं आते क्या? देखिए, फ़खर जमान के सवाल पे ना उन्होंने हर दफ़ा 2-3 सवालात हुए तो थोड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। इसका मतलब यही है कि कल फ़खर जमान आपको प्लेइंग 11 में नज़र नहीं आएंगे। फ़खर जमान होना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। फ़खर जमान इस टीम में कितना ज़रूरी है और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ़खर जमान का रिकॉर्ड क्या है, ये सारे स्टैट्स दे के कंडीशन देख कर अगर हम टीम सेलेक्ट करें तो फिर तो बात ही कुछ हो रहा है ना। फिर तो मेरे ख्याल में हम कभी कभी ज़िंदगी में कोई मैच आ रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम प्लान 1 माह पहले कर देते हैं। हमें नहीं पता वेन्यू कौन सा है, हमें नहीं पता वेदर कौन सा है, हमें नहीं पता पिच की कंडीशन कौन सी है। हमें 3 दिन पहले ये फैसला कर देते हैं कि उस्मान तारिक जो है वो 12वां ओवर पड़ेगा, सलमान अली आगा जो है पहला ओवर करेगा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती हैं। कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव की है, लेकिन 2-3 चीजें बाबर आजम के बारे में बड़ा स्पेसिफिक सवाल हुआ। तो उन्होंने कहा 110 के स्ट्राइक रेट से 12वां ओवर के बाद एक तरह से उन्होंने कहा कि यूजलेस है बाबर आजम को खिलाना, और ये बात बाबर आजम भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि बाबर आजम अपने नंबर पर ही खेलेंगे। वो जो ओपनिंग की चीजें थी वो उन्होंने बता दिया। सैम अयूब पे सवाल हुआ कि बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन लास्ट 3 मैचेस के अंदर 10 में से 8 विनिंग सुनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं 10 में से 8 विनिंग है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले 2 मैचेस के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बुमराह की अच्छी बॉल पे आउट हुए और पहले मैच में उनका शॉर्ट थर्ड मिनट पे बड़ा अच्छा कैच हो गया जिस वजह से आउट हुए। बहरहाल आउट तो आउट होता है, वो अच्छी बॉल पे हो बुरी बॉल पे हो, अच्छा बैटर यही होता है कि अच्छी बॉल को टैकल करे और अच्छी गेंद को टैकल करने के बाद इनिंग्स को बिल्ड करे। अब ये कोच की साइंस है, उन्होंने कह दिया है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि फ़खर जमान का होना कल जरूरी था। डू यू एग्री विद माई कोच कि पाकिस्तान अब तक बेस्ट बैटिंग खिलाता है?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर अगर आप कहेंगे तो मैं 100 आउट ऑफ 100 में से मैं 10% भी उनके साथ एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि आपके पास बैटर है कौन से। आप 4 बैटर के साथ इंडिया के खिलाफ गए, उसमें सैम अयूब को निकाल दें, आपके पास 3 बैटर हैं, उसमें भी एक सलमान अली आ गया है, बाबर आजम है और फिर साहबजादा फरहान है। तो ये आप कह दें कि पाकिस्तान के लिए हमने बेस्ट खिलाया, तो ये श्वेत झूठ को कोई नहीं मानेगा। विदाउट फखर वो कहता है बेस्ट हम खिला रहे हैं। नहीं, विदाउट फखर भी आप बेस्ट कैसे कह सकते हैं? आप अगर रिजल्ट बेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो आप फिर मिसाल दे सकते हैं। आप अगर मिसाल पिछले 10 की दे, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि पिछले 10 मैचेस आपने किन कंडीशन पे किस होम किस साइड के खिलाफ खेले हैं। उसमें से ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस आप निकाल दें और ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन एशियन कंडीशन पर आपने देख ली कि जिम्बाब्वे ने उनका हशर क्या किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद हमें उन स्टैट्स पे जाना चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड चीज़ें देखनी चाहिए, कंडीशन देखनी चाहिए और ओपोनेंट को देख के हमें ये फैसला करना चाहिए। ये जो हम एक डिसाइड कर लेते हैं चीज़ें ना 10-15 दिन पहले कि हमने ये करना, फलां बॉलर फलां ओवर करेगा, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ें पाकिस्तान को लेकर डूबती हैं। और कोच का ये कहना कि बेस्ट 11 है, मैं इससे इतफाक नहीं करता। और डू यू एग्री विद माय कोच? वो ये कहते हैं कि जी उस्मान तारिक हमें मिडिल ओवर्स में और लास्ट ओवर में जो क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं, उसने इब्रार की कमी पूरी कर दी है। अगर इब्रार बेंच पे बैठा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। डू यू एग्री विद माय कोच? देखिए, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि उस्मान तारिक और इब्रार अहमद दोनों एक टीम में जस्टिफाई नहीं करते। जब आपके पास शादाब भी है, नवाज भी है, साइम अयूब पूरे कोटे के 4 ओवर करते हैं और फिर सलमान अली आगा भी जरूरत पड़ने पर 4 ओवर कर सकते हैं। तो इस हद तक तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक सवाल ये भी था कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। आप एज ए डिफेंस उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या एज ए विकेट टेकर? तो उस पे उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया कि हम दोनों कंडीशन पे ऊपर दोनों उस पे जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि 11वें ओवर में 12वें ओवर में बॉल देना उस्मान तारिक को इंडिया के खिलाफ ज़रा थोड़ा डिफेंसिव था। अगर आपने उस्मान तारिक को जेन्युइन विकेट टेकर के नाम पे रखा हो, तो इतनी जब 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 आपको मार पड़ रही थी, जब ईशान किशन इतना मार रहा था, तो उस वक्त आपको चाहिए था 5वें 6वें ओवर में 7वें ओवर में लेके आते। तो 12वें ओवर तक डिले करना और इतना मौके देना उनको, ठीक है उस्मान तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन यही बॉलिंग अगर 10 ओवर से पहले वो कराते और विकेट ले लेते तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते। तो मेरा ख्याल में इब्रार की हद तक तो मैं उनसे एग्री करता हूँ। ओके, आज आपने पाकिस्तानी कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और ठीक है, कोच को अपने प्लेयर्स जो सिलेक्ट करके लाए हुए उनकी कंप्लेन या शिकायत या उनसे इजहार बेजारी नहीं करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंट कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगी है, जो 3 मैच जीत के सुपर 8 में बैठा हुआ है, 4 साल बाद कोई पहला कोच है जो सुपर 8 में बैठा हुआ है, या आपको एक ऐसा कोच नजर आया है, चीफ सेलेक्टर नजर आया? मैं चीफ सेलेक्टर इसलिए कह रहा हूं कि सिलेक्शन में उसका बड़ा किरदार है, जो अपने लड़के ले आया सिर्फ उन्हीं को डिफेंड कर रहा है। देखिए, अगर आप कहेंगे कि सेटिस्फेक्शन कितनी है, तो वो तो बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि पहला मैच आपने देखा होगा कि आप किस तरह जीते हैं, वो आपकी भी सांसें रुक गई थी। एक मैच आपका इंडिया के खिलाफ बड़ा था, उसमें आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए। 2 मैचेस आप जीते, निस्बतन वो कमजोर टीम थी, गो कि T20 के अंदर कोई कमजोर टीम होती नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज जो कोच के लिए आ रहा है। इससे पहले जो हम बाइलेटरल सीरीज जाते हैं, ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं, तो होम कंडीशन के ऊपर जाहिर बात है निस्बतन कमजोर जिम्बाब्वे कमजोर टीम थी, या दूसरी टीम को श्रीलंका भी आप कमजोर टीम कह सकते हैं उन कंडीशन के ऊपर। बाइलेटरल सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज हमने खेली है। बॉडी लैंग्वेज ऑफ माय कोच इज अ कॉन्फिडेंट कोच, या एक मैं ले आया हूं तो मैं खिलाऊंगा? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो कभी मुझे इन कोच की डाउन नजर ही नहीं आई, जो एक अच्छी बात है। आज भी वो कॉन्फिडेंट थे, आज भी वो ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट है वो करेंगे और पाकिस्तान की बेस्ट 11 खिला रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर कम्बिनेशन आपका बेहतर ना हुआ, अगर इसी तरह हमने राना फहीम अशरफ नवाज और आपके शादाब पे हम रिलाई करते रहे, तो ये पाकिस्तान के लिए आप मैचेस जीत सकते हैं। पहले भी मैं 1000 दफ़ा जुमला कह चुका हूं कि आप 1-2 मैचेस जीत जाते हैं, आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और बड़ा मैच जो होता है, कल का बड़ा मैच है, और बड़े मैच के ऊपर आपको एक प्रॉपर बैटर खिलाना चाहिए, वो फखर जमान हो या आप अगर बाबर आजम को भी ड्रॉप करते हैं तो मैं समझता हूं कोई कबात नहीं है, लेकिन फखर जमान को होना चाहिए कि फखर जमान का अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। और नंबर 4 पे आज मजर अच्छे स्टैट्स बता रहे थे कि 150 का स्ट्राइक रेट है नंबर 4 पे, और बाबर आजम का 118 का है। तो किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं करते बाबर आजम के टॉप ऑर्डर में आते हैं, तो फिर तो उनकी समझ आती है। जब आपके 10 ओवर के बाद वो यूजलेस हैं, आप कहते हैं कि 10 ओवर के बाद उनका तो रोल ही खत्म हो जाता है। तो एक ऐसा प्लेयर को जिसको आपने सिर्फ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रखा हुआ है, तो क्या बेहतर ना हो कि फखर जमान को आप रखें जो दूसरे ओवर में भी उतना इफेक्टिव है जितना कि 18वें ओवर में इफेक्टिव है। तो क्यों ना हम बाबर आजम को रख लें, बाबर आजम की जगह फखर जमान को रख लें। ओके, आपने कल वाले मेरे प्रोग्राम के अंदर बोला कि नसीम शाह जो है ना, मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। अब कल की ओवरकास्ट कंडीशन है, टॉस होता है नहीं होता, बारिश होती है नहीं होती है, ये सारी चीजें इस वक्त जो है ना ये खिचड़ी सी भरी हुई है, जो कि मैच बारिश से मुतासर होने के पूरे इम्कानात हैं। तो आप इस टीम में नसीम शाह को देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो किसकी जगह के ऊपर, या जो कोच का माइंडसेट हमने रीड किया है कि वो शायद अनचेंज टीम के साथ जाने वाला है? देखिए, इस सकता तो मैं इत्फाक करता हूं कि सलमान मिर्जा के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा रिलाई किया। अब जब वो कहते हैं कि हम पहले 2 मैच अनलकी हैं कि वो अनलकी हैं कि वो मैचेस नहीं खेलते, इसका मतलब है उन पर वो रिलाई कर रहे हैं।
और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है राना फाइम, राइट हैंड है, तो नसीम शाह का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तो इस हद तक तो ठीक है कि अगर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आप बरकरार रख रहे हैं। उसमें सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पहले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, आखिरी मैच में भी उन्हें अच्छी बॉलिंग की, तो इस हद तक तो ठीक है। अगर नसीम शाह को मौका नहीं मिलता बड़े मैच से पहले, ज्यादा वो रिदम में भी नहीं होंगे, इस तरह की प्रैक्टिस भी नहीं है। सलमान मिर्जा जो है वो 2 मैचेस खेल चुके हैं, तो मेरा ख्याल में इस हद तक तो ठीक है। लेकिन फखर जमान मुझे हजम नहीं हो रहा कि उसको किसी ना किसी तरीके से आपको टीम में रखना चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल मध्य मुकाबला आ रही हैं सरदार जी। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के ऊपर थोड़ा सा एक एडवांटेज जरूर हासिल है, हम नंबर ऑफ मैचेस वर्ल्ड कप गेम्स के अंदर उनसे जीत चुके हैं। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 मैचेस की जर्नी, हम यहाँ बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, न्यूजीलैंड अभी आया है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल सकी है। क्या कहते हैं, कौन फेवरेट है? देखिए, जो 2 चेंजेस लास्ट पाकिस्तान ने किए ना, उसके बाद पाकिस्तान का थोड़ा सा मोमेंटम भी, एक मोमेंटम में टीम आ गई है और थोड़ा सा बेहतर कम्बिनेशन पाकिस्तान हो गया। 100% नहीं है, अभी भी इसमें गुंजाइश है। आप 70-30 कर लें तो ठीक है, चलेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर इसमें 1-2 चेंजेस स्पेशली कर लेता है, एक आधे किसी स्पिनर को भी ड्रॉप करके अगर फखर जमान को ले आता, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि डोमिनेट कर देगा। क्योंकि इन कंडीशन के ऊपर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव है। वहां पे जो ये सीना कंट्री के जितने भी टीम्स हैं ये स्ट्रगल करती हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, आपने साउथ अफ्रीका को देखा होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए। तो ये चीजें जो इंग्लैंड को आपने देखा होगा बड़ी मुश्किल सूरत हाल में वो 1-2 मैचेस जीती है। साउथ अफ्रीका मुश्किल हालात से लड़के पहुंची है। तो इन हालात के अंदर तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर फेवरेट है, जहां पाकिस्तान के बाद इतने इफेक्टिव और इतने ज्यादा, यानी पाकिस्तान अगर 20 ओवर भी स्पिन के साथ जाएगा तो मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज तो है, पाकिस्तान का एक अपर हैंड तो है। लेकिन ऑन द डे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है और पाकिस्तान की अप्रोच क्या है। डिफेंसिव अप्रोच के साथ पाकिस्तान जाएगा तो फिर ये टीमें डिफेंसिव तक नजर नहीं आई 3 मैच आए नहीं। वो मुझे 3 मैचों में कोई आखिरी मैच के अंदर भी अगर आप देखें ना, बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी मुझे ना तो कैप्टनसी नजर आई, ना आपका मुझे कोई एक होता है ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आपने कर दी। किसी ने फील्ड अच्छी कर ली, किसी ने बॉलिंग अच्छी कर दी, नॉर्मल मैचेस आप जीते और निस्बतन बड़ी कमजोर टीमें थी जिनके अगेंस्ट मैच जीते। तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नजर नहीं है जिसको देखते हुए मैं कहूं कि हम एकदम से दबोच लेंगे न्यूजीलैंड को। लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट इन कंडीशन के ऊपर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, बतौर पाकिस्तानी आप दावे करें, आप बतौर पाकिस्तानी इंडिया के वाले मैच से पहले आपको क्या हो जाता है? बतौर पाकिस्तानी 2018 से किसी लम्हे पे आपको लगा कि मैंने ना कहा कि पाकिस्तान जीतेगा? हर दफा आपको भी झूठी तसल्ली दे देता हूं। आपने बोला कि ऐसा नहीं लगता कि हम न्यूजीलैंड को दबोच लेंगे। इंडिया वाले मैच से आप वो मेन गेट से यहाँ तक चीखते आते हैं। यार, इंडिया वाले मैच में ना हमारा एक अलग सा जज्बा होता है, एक अलग सा, हालांकि हकीकत जो होती है उसके बरक्स थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ऑन द पेपर अगर देख जाए तो आज भी इंडिया की टीम पाकिस्तान से ऊपर है। लेकिन जो हमें एक उम्मीद होती है, एक होप होती है ना, पाकिस्तान ने इस दफा सबसे ज्यादा मायूस, हारते तो हर दफा है, मायूस इस दफा किया कि पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो एक तरफा था। और जो टीम कॉम्बिनेशन था, इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ आप बाकी साहब, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे से मैच नहीं जीत सकते जो हमने इंडिया के खिलाफ खिलाया था। ओके, सरदार औरंगजेब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, हमारे साथ रहिएगा। कल से आपको तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच खेलने तो जा रही है, लेकिन वेदर कंडीशन ब्रदर अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच।